सवाल कई हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार आखिर कौन है गुनहगार? और सवाल यह भी कि उनकी घर वापसी के लिए उनको दोबारा अपनी उस जमीन पर बसाने के लिए क्या प्रयास किए गए तमाम सरकारों की ओर से। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम अहमद अयाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक रेंजू शाह साहब, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फिल्म देखने के बाद कहा है कि आधा अधूरा सच इस फिल्म के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस वक्त बीजेपी समर्थित सरकार केंद्र में थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को रोकने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, इस पूरे विषय को लेकर दो पक्ष हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष, सरकार किसकी थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन गृह मंत्री था, कौन राज्य में सरकार में था, गवर्नर कौन था, किसने क्या प्रयास किए। दूसरा पक्ष है विचारधारा, वो कौन सी माइंडसेट थी, वो कौन सा ऐसा विचार था जिसने बाध्य किया कश्मीरी पंडितों को, 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को बेघर होने के लिए और अपने ही घर में दर दर के ठोकरे खाने के लिए, अपने घर को छोड़ करके दूसरे जगह में सेटल होने के लिए। देखिए, जहां तक ये जो विचारधारा है, ये जो माइंडसेट है, ये कोई एक दिन में पनपा नहीं। ये 80 के दशक से शेख अब्दुल्ला के समय से ही, जिस समय शेख अब्दुल्ला 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उस समय से ये जो इस्लामिक जिहाद का आइडिया है कि हम हैं और काफिर हैं, काफिरों को बाहर निकालना है और यहां पर इस्लाम का राज चलेगा, इस प्रकार की एक मनस्थिति जम्मू कश्मीर में बन गई थी। 80 के दशक से 90 के दशक तक ये पूरा मनस्थिति धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1989 में ये चरम तक पहुंचा और जनवरी 1990 में अपने आप में एक विस्फोट होता है जिसमें ये पलायन आरंभ होता है और 90 के अंत तक ये पलायन लगभग समाप्ति की ओर जाता है। देखिए, आज एक बात हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट ये कर रहा है कि हां, यासीन मलिक आतंकवादी था, क्योंकि जितने भी घटना इस मूवी में दिखाए गए हैं, जितनी भी दर्दनाक घटना जिसको देख करके हमारी माएं रोई हैं, हम खुद बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाए हैं, वो सारी चीज तथ्यात्मक है, उसमें एक भी कोई झूठ नहीं है। चाहे वो गंजू साहब जो जस्टिस थे श्रीनगर के हाईकोर्ट के, उनकी हत्या का विषय हो, चाहे गिरिजा जी जिनके बॉडी को 2 भाग में काट दिया गया था, ये सारी चीज तथ्यात्मक है। तो एक बात तो आज हर कोई मानता है कि यासीन मलिक आतंकवादी था और एक आतंकवादी को लगातार किस प्रकार से एक विचारधारा ने पनाह दिया हुआ था, यहां तक कि 2006 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आतंकवादी यासीन मलिक को अपने निवास स्थान पे बुला करके फेलिसिटेट करते हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष का विषय है, सरकार किसकी थी, क्या सरकार ने किया, ठीक है। अभय जी के बाद में आधा अधूरा सच, अर्ध सत्य, आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी फिल्म में कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, क्या ये सच नहीं है? क्या कत्लेआम किया गया, ये सच नहीं है? अपने बड़े बड़े घरों को छोड़कर 2-2 कपड़े लेकर वो दूसरे जगहों पर रहने के लिए मजबूर हुए, क्या ये सच नहीं है? कौन सा सच देखना चाहते हैं अभय दुबे जी आप लोग? चित्रा जी, इतिहास साक्षी है। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में या तो समर्थन से सरकार रही हो या प्रत्यक्ष सरकार रही हो, हिंदू पंडितों का कश्मीर में नरसंहार बड़े स्तर पर किया गया। 19 जनवरी 90 जब कश्मीरी पंडित भाइयों के घर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आप अपनी औरतों को छोड़कर यहां से निकल जाओ, कत्लेआम हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी। पूछिए ना, जितेंद्र सिंह साहब ने कहा कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को रिहा करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिसके कारण उसके बाद से वहां आतंकवाद पनपा, तो आप कहां थे बताइए ना। 85 सांसदों का समर्थन आप दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ। जगमोहन को आपकी सिफारिश के बाद वहां पर गवर्नर बनाया गया। मैं इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान, जो 2 केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के नाम पर उनको डराया गया। वो तैयार नहीं थे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उनको धमकाया गया, जो बाद में उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया और उन्हें छोड़ा गया। मुझे बताइए संबित पात्रा जी, नदी मार्ग
का नरसंहार भूल गए? 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पूरे के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर 4 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां सबको मौत के घाट उतार दिया। क्वासिम नगर 2002 में 29 हिंदुओं का नरसंहार किया। उसके पहले रघुनाथ मंदिर में 30 मार्च और 24 नवंबर 2 बार नरसंहार। नरसंहार जब भी होगा यकीनन वो अपने साथ एक कड़वी सच्चाई लेकर सामने आएगा और इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए किसी भी सरकार में। लेकिन जरा 1990 में ही रहते हैं, जरा 1990 में जब कश्मीर से पलायन बड़ी तादाद में हुआ था उसी पर रहते हैं। लेकिन जो सवाल आपने अभय दुबे जी खड़े किया, जल्दी से संबित पात्रा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। देखिए चित्रा जी, आज मैं एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, उससे इतर खड़े होकर बहुत इमोशनली कुछ विषय यहां रखना चाहता हूं। कृपया करके मुझे सुन लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर बार, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को गंवाया है, उन पे क्या गुजरता होगा जब ये तू मैं की डिबेट सुनते होंगे, वो बहुत नागवार है। नंबर एक में एक सवाल हमारे बाकी तीनों भाइयों से पूछना चाहता हूं। बड़े लोग हैं बाकी तीनों, हम डिसाइड कर लेंगे किसकी सरकार थी, मैं जवाब दूंगा उस पर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आज तो आप इस कश्मीर फाइल को देखने के बाद तीनों मानेंगे ना कि यासीन मलिक वॉज अ टेररिस्ट, यासीन मलिक आतंकवादी था, जिहाद के माध्यम से हिंदुओं को काफिर कह के उनके घर से भगाया जा रहा था। सरकार किसकी थी, सरकार ने क्या किया, मैं इस पे उत्तर दूंगा, मैं दाई हूं, मैं उत्तर दूंगा। मगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, तीनों बारी बारी से इनसे पूछिए। पहले कांग्रेस से पूछिए कि मनमोहन सिंह 2006 में आतंकवादी यासीन मलिक से मिले थे कि नहीं, और अभी कांग्रेस यासीन मलिक को आतंकवादी मानती है या नहीं, और जिहाद को मानती है या नहीं मानती है। इस सवाल का मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन संबित पात्रा जी एक और सवाल इसी के साथ, जो इनकी सरकार में आप हैं और आप ही से सवाल ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं पूछती हूं। सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए आखिर सरकार की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी तादाद में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई है, और इसी के साथ ही सवाल ये, जिस गृह मंत्री को लेकर, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाद में उन्हीं के साथ आप लोग सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस सवाल का जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब देता, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी होती है, ये उसका दायित्व है कि अगर पलायन हो रहा है तो उस पलायन को रोका जाए, और किसी वजह से अगर पलायन हो गया है तो इसको एक समय सीमा के भीतर उन तमाम लोगों की घर वापसी करवाई जाए। इसको लेकर क्या कदम अब तक उठाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब मैं दूंगा, शांतिप्रिय तरीके से दूंगा। चित्रा जी, मैं एक बात कहूं, आज जो कैराना में हो रहा था ना पलायन, इसी प्रकार से हिंदुओं को भगाया जा रहा था। तब हम पे चिल्ला के पूछा जाता है कि अरे बीजेपी वालों, तुम तो बड़े कम्युनल हो, ये पलायन पलायन क्या लगा रखा है, कोई पलायन नहीं हो रहा है। 10 साल बाद जब कैराना में एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा, या सपोज किसी और की सरकार आती नहीं रह जाता, तो आप सभी पूछते हमसे क्या कर रही थी बीजेपी। जब हम सच बोलते हैं तो आप लोग कोई विश्वास नहीं करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, किसने कहा कि हमने कुछ नहीं किया अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों के लिए? आपने पिक्चर देखा था ना, पुष्कर नाथ, अनुपम खेर पुष्कर नाथ बने थे। अनुपम खेर केवल एक पोस्टर लेकर हर जगह घूमते थे, आर्टिकल 370 हटाओ। वो लगभग उस पिक्चर में पुष्कर बन के एक पागलपन उनके ऊपर सवार हो गया था। एक ही मुद्दा था, अनुच्छेद 370 हटाओ, तभी कश्मीरी पंडितों का भला होगा। किसने हटाया अनुच्छेद 370? ये जो 3 भाई हमारे बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए, क्या ऐसे लोग नहीं थे जो कहते थे 370 को छू के दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ। ठीक है, तकनीकी दिक्कत आ रही है। 370 अभय दुबे जी, उस फिल्म में दिखाया गया है 370 हट गया, लेकिन उस पर भी आप लोगों ने केंद्र की आलोचना की। चित्रा त्रिपाठी जी, 2 पक्ष हैं 370 के। पहले मैं बता दूं कि आजाद भारत के इतिहास में जिन अलगाववादी नेताओं का ये जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले वैधानिकता दी उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उनको माना कि वो स्टेक होल्डर्स हैं। क्या जिन आतंकवादियों का आप नाम ले रहे हो, 2001 में केसी पंत की कमेटी से नहीं मिले थे, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी? अरुण जेटली, राम जेठमलानी की कमेटी से नहीं मिले थे? एनएन वोरा कमेटी से 2003 में नहीं मिले थे? 370 की आप बात करते हैं, जब 5 मार्च 1948 को 2 विधान और 2 निशान का जिक्र राजा हरि सिंह ने किया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे। जब आर्टिकल 370 पंडित वल्लभ भाई पटेल जी के घर
15 और 16 मई 1949 को फाइनलाइज हुआ, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे और जब आर्टिकल 370 आया, उनके हस्ताक्षर के बगैर नहीं आ सकता था। कैबिनेट से उन्होंने कभी भी आर्टिकल 370 को लेकर इस्तीफा नहीं दिया। आपने आर्टिकल 370 हटाया। अभी लोगों ने पूछा कि आपने वादा किया था कि हजारों लोग जमीन खरीद लेंगे। पार्लियामेंट में अभी 2022 में मोदी सरकार जवाब देती है कि एक भी जमीन का टुकड़ा कश्मीर घाटी में किसी ने नहीं खरीदा। जम्मू डिवीजन में 7 छोटे प्लॉट खरीदे गए और जम्मू के लोग कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों पर यह अतिक्रमण मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने 64,000 विस्थापित परिवार अर्थात 5 लाख 4.5 लाख लोग थे, क्या बताया कि 610 लोगों की, पंडितों की प्रॉपर्टी सिर्फ इन्होंने चिन्हित की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 5,442 क्लस्टर्स उनको बनाकर 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार को दिए। 3,000 नौकरियों का सरकारी नौकरी कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें से 2,995 नौकरियों पर लोग गए। इन्होंने एक काम पंडितों के लिए नहीं किया। मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन। चित्रा जी, ये स्थितियां क्यों खराब हुई आज जानती हैं आप? जब बिंदु साहब की हत्या हुई 2021 में 10,000 लोग मजदूर सहित घाटी छोड़कर लोग गए। मोदी सरकार की सत्ता 2021 में मसर्रत आलम को इन्होंने छोड़ा, इन्होंने आंसिया अद्राबी को, यासिन मलिक पर भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनके साथ दिल्ली में फोटो सेशन हो रहा था, जो एक हत्या का कत्ल का आरोपी था, जिसने खुद कबूल किया था एक इंटरव्यू के दौरान। उसके साथ जब फोटो सेशन हो रहा था प्रधानमंत्री का, उस पर भी बीजेपी के सवाल है, उस पर भी जल्दी से जवाब दे दीजिए अभय जी। फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आ रही हूँ सभी जी, आपके बीच में आवाज नहीं आ रही थी। बाकी तो मेहमान है, उनसे सवाल होने के बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अमित पात्रा जी को ये फोटो भी दिखाइएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। वो सारे लोग मिल रहे हैं जिन पर ये आज जिनको आतंकी बता रहे और मोदी जी आतंकी बताते थे। सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट दिया इन्होंने, जानती हैं? जो पंडितों के कत्ल का आरोपी था, उनको वहां स्थानीय निकाय का चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ाया। ठीक है समीर जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद गुलाम साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। समीर जी जल्दी से, वो अटल जी के साथ आपने सवाल उठाया कि मनमोहन सिंह के साथ यासिन मलिक की फोटो क्यों थी, उसको क्यों दिल्ली बुलाकर उसको वेलकम किया जा रहा था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक फोटो दिखाई है। पहली बात प्रवक्ता चिल्लाते हुए अनुच्छेद 370 पे अपनी ही छाती ठोक रहे थे, अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे कि हमने अनुच्छेद 370 के लिए अच्छा काम किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इस पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खड़े होकर, याद करिए किस प्रकार से उनके नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था, क्या आपने अनुमति ली है पाकिस्तान से, क्योंकि ये तो बायलैटरल अफेयर है। ये चौधरी साहब ने कहा था, एलओपी ने कहा था। दूसरी बात है, आप याद करिए यहां पर जहां तक बुरहान वानी को तो ये लोग शहीद मानते हैं। इनके बड़े बड़े नेता जो कश्मीर में है उसको तो आतंकवादी कहते नहीं है। सलमान सोज इनके सबसे बड़े नेता हैं। सलमान सोज ने खुद अपने किताब में लिखा हुआ है कि इफ द पीपल ऑफ कश्मीर आर गिवन द राइट टू वोट दे विल चूज इंडिपेंडेंस, कि वो खुद इंडिपेंडेंस चाहते हैं। कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इनके सोच साहब जो सबसे बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के, ये तो उनकी पार्टी की सोच है। आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इस पिक्चर में काफिरों के खिलाफ जो जहर है, जिहाद का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार से जिहाद का कॉल मस्जिदों से दिया गया है, मस्जिद में चिल्ला चिल्लाकर यह फरमान जारी की जाती थी कि महिलाओं को छोड़कर जाओ, पंडित भाइयों तुम तो चले जाओ। आपको याद होगा 3 बातें समझाई जाती थी, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ। रालिव चालिव गालिव, ये 3 बातें बताई जाती थी, या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ, या तो फिर कन्वर्ट हो जाओ और इस्लाम को अपनाओ। इस बात को आज आप लोग मानते हैं ना? जब हम कहते हैं कि पलायन होता है और एक जिहाद की मेंटालिटी है, ये एक्सपोज हुआ है आज जिहाद की मेंटालिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां 4 स्क्वाड्रन लीडर्स, एयरफोर्स के 4 अफसर, उनकी हत्या यासीन मलिक ने की। मैं उनका नाम पढ़ना चाहता हूं और उनको नमन करना चाहता हूं। 25 जनवरी 1990 स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, कॉर्पोरल डीबी सिंह, कॉर्पोरल उदय शंकर, एयरमैन आजाद अहमद, इन चारों को आपने पिक्चर में देखा होगा, गोली से भून दिया गया था इन एयरफोर्स के ऑफिसर को जब वो एक गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे थे। इन चारों को यासीन मलिक ने खुद अपने हाथ से मारा था। चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द के लिए क्या एक फिल्म की जरूरत थी? जो फिल्म सामने आई उसके बाद उनके दर्द को महसूस किया जाए, जबकि 1990 का यह मामला है, आज के 30 साल पहले। आज इस पर इतना डिस्कशन हो रहा है। उनकी वापसी के लिए सरकारों ने गंभीर प्रयास आखिर क्यों नहीं किए?
आज भी अलग अलग जगहों से उनके आंसुओं की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? क्या इसके लिए एक मूवी की जरूरत थी? सरकारें हाथ पर हाथ धरे आखिर क्यों बैठी रहीं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको तो सुनिश्चित करना होगा। और गुलाम अहमद अयाज साहब, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, सीधे आपके पास आते हुए जरा आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है वहां पर, क्योंकि कश्मीरी पंडित हजारों की तादाद में जिनका पलायन हुआ था अपनी ही जमीन से, आज भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है। गुलाम साहब, आपसे ही मेरा सवाल था, आपको मेरी आवाज मिली क्या? हाँ, बीच में तो अभी तो मैं जो आपका जो सवाल समझ पाया, तो उसके जवाब में मैं ये उससे पहले ये कहूँगा कि अभी पात्रा जी की एक बात कि भाई वहाँ पहले से ही एक प्लान चल रहा था वहाँ से हिंदू मुस्लिम बनाने की, उसने उसको कोशिश की, वो डायरेक्शन दी कि पहले उनको निकालने की पहले से कोशिश करी, के लिए उसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी कोर्ट किया, लेकिन हम उसको वसूल से कहेंगे और बेशक वो इसका सियासी फायदा उठाना चाहेंगे। सियासत फन है, लेकिन असल बात यह है कि जिस तरीके से कश्मीर में लोग, बाकी कम्युनिटीज के लोग, मुसलमान लोग इकट्ठे रहते थे, और शायद आपको दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। और पत्रा जी का ये कहना कि वहाँ उनका पहले से ये प्लान था उनको भगाने का, वो हिंदू मुस्लिम बनाने का, इसका जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का प्लानिंग का सवाल है, असल बात यही है कि जो अभी बीजेपी और कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता जो अभी बात कर रहे हैं, असल बात यही है कि बजाय उनकी दुख दर्द को देखा जाता कि 25 साल हो गए उनको, अब उनसे घर से बेघर हुए, उनको उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके मुश्किलात को कैसे दूर किया जाए, हर एक इसका सियासी फायदा उठाया और अभी भी उठा रहा है, और उसका सियासी वोट का फायदा उठा के अब उसके ऊपर पैसा भी कमाया जा रहा है। और जो इस वक्त फिल्म आ रही है कश्मीर फाइल्स, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। नहीं तो मुझे बताइए, आज भी जम्मू में ये जगती के पास, पत्रा जी को मैं बताना चाहूंगा, 3 महीने से वहां बेचारे वो पंडित लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मल डिमांड के लिए, जिसके लिए आप आम आदमी, आप जैसा मेरा जैसा आदमी डिमांड करता हो, जैसे पानी हो, बिजली हो। उनका ये नहीं है कि हमारे को पुनर्वास करिए, आप उनका वो मसला हल नहीं कर सकता है कोई। गुलाम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो यकीनन गुलाम मान सकता, वो क्या पुनर्वास की मांग नहीं कर रहे हैं? आप कैसी बातें कह रहे हैं? जिनको अपनी जमीन से वहां से हटाया गया, आप कह रहे हैं वो पुनर्वास की मांग नहीं कर रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है सर? ये कश्मीर में रहने वाले आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। उनके दर्द को समझिए आप। मेरी जमीन है, मैंने पैसा खर्च करके खरीदा, मैं वहां पर रहता हूं, अगर मुझे किसी वजह से उस जगह को छोड़ना पड़े डर और दहशत के कारण, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बसाया जाए। सर, उनके दर्द को समझें आप। अरे आप समझ लीजिए, जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थी, वो 2-2 कमरों के मकान में किस तरह से रह रहे हैं। आप सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ पुनर्वास की बात दूर की है, वो छोटे छोटे चीज उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे, मैं वो बात कर रहा हूँ। सर, छोटे छोटे मसाइल तो हल किए जाएं, जो सबसे बड़ा मसला है उसको पहले हल किए जाने की जरूरत है। पहले उनके पुनर्वास की जरूरत है। उनकी जमीन जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उसको उनको वापस दिए जाने की जरूरत है सर। और इसमें आप लोगों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। उनकी जमीन है, वो रहे अपनी जमीन पर। इस देश में सबको अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। इस देश में क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि लोगों को अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़े रहने के लिए? और अगर सच सामने आ रहा है तो वो सबको कड़वा लग रहा है। नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए ऐसा। जल्दी से फारूक साहब, आपसे एक सवाल लेते हुए। ठीक है सर, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट है, इस तरह की बात। सर सुनिए, हजारों की तादाद में लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है। वो पिक्चर देखकर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। रोती हुई महिलाएं आती हैं पिक्चर हॉल से बाहर। उसका पिक्चर का मकसद ये है। पश्चाताप क्या होता है? जमीन चाहिए, पश्चाताप क्या होता है सर? पश्चाताप क्या होता है? माफी, पश्चाताप के कहने के लिए शब्द अच्छे हैं। फारूक साहब की एक जल्दी से उनकी आवाज हो जाए, उसके बाद सभी बात आप जवाब दीजिएगा। फारूक साहब, ठीक है, आप पूर्व नौकरशाह हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि मस्जिदों से ऐलान किया गया था
कि कश्मीरी पंडित तत्काल छोड़कर चले जाएं। वहां पर महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई थी, लोग दो दो कपड़े लेकर, छोटे छोटे बर्तन लेकर अपने बच्चों के साथ भागते हुए कश्मीर से बाहर निकले थे। क्या आज वास्तव में स्थिति आ चुकी है कि उनके घर वापसी के लिए सरकार गंभीरता से प्रयत्न करे? फारूक साहब, ठीक है। चलिए आप मुझे बोल लें। ठीक है साहब, आपकी आवाज में तुरंत दुरुस्त कराती हूं, पूरी आवाज भी नहीं मिल पा रही है, आप फौरन ठीक करिए। फारूक साहब, आप इस पर अपना टेक दीजिए। जहां तक आज के इस रियली जो कश्मीर फाइल्स के बाद एक डिबेट शुरू हो गया है, ये मेरे ख्याल में एक चीज बहुत क्लियर करने की जरूरत है। कश्मीरी मुसलमान सब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को जिन लोगों ने एक्सोडस कराया, जो कॉन्स्पिरेसी हुई, उसमें मैं जरूर कहूंगा एक ऐसी आइडियोलॉजी पनप रही थी, जो आइडियोलॉजी सिर्फ इसलिए बनाई गई कि हम एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जहां पे हमें पॉलिटिकल पावर मिले। ये पॉलिटिकल पावर टोले का काम है। जैसे अभी बताया एक बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन ने कि एक सोज साहब ने कोई किताब लिखी है जिसमें कहा गया कि वी वांट कश्मीर इज बिल्कुल एक्सोडस के साथ थे, या उन्होंने क्या इंडिपेंडेंट चाहते हैं, व्हाटएवर उस शख्स ने लिखा है। लेकिन मैं ये भी बताऊं, सोज साहब ही कंट्रोल कर रहे थे एक अखबार कश्मीर का अलसफा, और अलसफा के फ्रंट पेज में 19 जनवरी जिस दिन एक्सोडस शुरू हो गया, एक टाइटल में लगा गया कि कश्मीरी पंडित 48 आवर्स के अंदर अंदर चले जाएं, अदरवाइज दे विल बी शॉट डेड। एंड वही शख्स पार्लियामेंट का मेंबर बनता है। बिल्कुल। और इसका मतलब है ये एक पॉलिटिकल टोला था। कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी मुसलमान हमेशा पंडितों के साथ रहे हैं। द वेज हैज बीन क्रिएटेड बाय दोज वोट बैंक्स जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, जिन्होंने निजाम मुस्तफा वर्ड को अपने वोटों में कन्वर्ट किया, जिन्होंने कत्ल खून को कन्वर्ट किया अपने पावर के लिए, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी को हड़प करने की लीगलाइज करके 1997 में एक बिल लेजिस्लेटर में पास की। और बेनिफिशियरीज कौन है? वो बेनिफिशियरीज कश्मीरी मुसलमान भी मारा, कश्मीरी पंडित भी मारा, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? जो कभी असेंबली में गया, कभी पार्लियामेंट में गया, खून के लाशों के ढेर पर लाशों के लाशें। कश्मीरी पंडित को कहा आपको मुसलमानों ने निकाला, मुसलमानों को कहा कश्मीरी पंडित आपके खिलाफ। किसकी ओर आपका इशारा है? हमें इस वक्त कोशिश करनी है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान उन तमाम कश्मीर फाइलों को ढूंढे। मुझे दे दो कश्मीर की वो फाइल जब मेरे हजरत बल से 1962 में मोई मुकद्दस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गायब कराया गया सिर्फ पावर के लिए। उस वक्त भी हजारों लोग मारे गए, इसलिए वो गायब किया गया क्योंकि कोई शख्स पावर से बाहर था, वो पावर में आना चाहता था। कौन? फारूक शाह साहब, किसकी ओर आपका इशारा है? वो कौन सा शख्स था? आप पीपी अपना लगा लीजिए और मेरा सवाल भी सुनिए। जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं वो कौन सा शख्स था जो पावर से बाहर था, वो पावर में आना चाहता था और मासूम लोगों को उसने हथियार बनाया? कौन था वो? समीत पात्रा के एक पॉइंट को मैं सपोर्ट डेफिनेटली करूंगा कि जो पावर में आए, शायद जो रजीमें पावर में आई, जो चाहे वो गुपकार की रजीमें थे या कोई रजीमें थे, उन्होंने यहां इस्लामिक कार्ड इस्तेमाल किया सिर्फ अपने पावर के लिए, सिर्फ पावर के लिए। समित पात्रा जी, देखिए, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक नैरेटिव बनता है कि सरकार ने क्या किया कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापसी के लिए।
देखिए चित्रा जी, घर केवल एक टुकड़ी जमीन नहीं होती है, घर केवल एक मकान, एक दुकान या नौकरी नहीं होती है। घर का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ होता है। मैं 2 उदाहरण दूंगा जो इस मूवी में दिखाया गया है। पहला उदाहरण है मिस्टर बीके गंजू। गंजू साहब एक इंजीनियर थे और जब उनका नाम हिट लिस्ट में आता है और आतंकवादी उन्हें मारने आते हैं, जिहादी उनको मारने आते हैं, तो गंजू साहब एक चावल के कनस्तर के अंदर, डब्बे के अंदर छुप जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें छुपा देती है। मगर घर के बगल में जो उनके मुस्लिम नेबर्स थे, पड़ोसी थे, मुझे नहीं कहना चाहिए कि उसका धर्म क्या था, मगर उन पड़ोसियों ने दिखाया कि जाओ जाओ जाओ, चावल के अंदर छुपा हुआ है, गोली मार दो। बिल्कुल, गोली मार दिया गया। इंजीनियर गंजू, बीके गंजू मर गए और बीके गंजू के चावल, जो चावल में खून लगी हुई थी, उस चावल को उनकी पत्नी को खिलाया गया। ये मूवी में दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण दूंगा गिरिजा टिक्कू का। वो एक लैब असिस्टेंट थी कश्मीर के यूनिवर्सिटी में। वो चली गई थी जम्मू चली गई थी कश्मीर छोड़ के पलायन के समय। उनके सबसे अच्छे दोस्तों ने, जो उनके साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में महिलाएं काम करती थी, उन्होंने फोन करके बुलाया कि गिरिजा जी आप आ जाइए, अब माहौल ठीक हो गया है, आके मेरे घर में आपकी सैलरी रखी हुई है, आप सैलरी ले जाइए। बेचारी गिरिजा टिक्कू 4 जून 1990 को वापस अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है और वहां मिलिटेंट्स को छुपा करके बेस्ट फ्रेंड रखते हैं। गिरिजा टिक्कू जी को अपहरण कर लिया जाता है और 4 दिन बाद एक 100 मिल में काट करके उनके बॉडी को 2 टुकड़ों में रेप होता है। रेप होने के बाद 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है बॉडी को और सड़क पे फेंका जाता है। मूवी में दिखाया गया है। घर केवल मकान से नहीं होता है। जो पड़ोसी होता है, अगर वो आपको मारेगा, अगर दुकानदार आपको खाने के लिए राशन नहीं बेचेगा, तो आपको अगर सरकार घर बना के दे देगी तो क्या होगा? ये जो माइंडसेट है ना कि हम जिहाद करेंगे, हम काफिरों को मारेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स हैव टर्न्ड एनिमीज, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? मन के अंदर घुस करके जिहाद को समाप्त केवल हम सब कर सकते हैं, विचार को बदल करके। पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि जिहाद एक सच्चाई है और काफिरों को मिटाने के लिए जिहाद एक प्रयास है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात संबित पात्रा ने जो कही है फारूक शाह साहब, ये बात तो सच है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं फौरन आ रही हूं उसके बाद अभय दुबे जी आपके पास। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की गवाही देते हैं ख्याल में एक कि बहुत कश्मीरी एप्रिशिएटिंग पंडितों पॉइंट की है हत्या के पीछे अगल बगल रहने वालों का कितना बड़ा हाथ बदनाम था। करने की कोई ये जरूरत नहीं है कि कश्मीरी सारे मुसलमान बिल्कुल वैसे नहीं थे। जो वायलेंट थे वो एक अलग सेक्शन है, वो पॉलिटिकल टोले के साथ मिला हुआ सेक्शन है। लेकिन इससे आगे जाते हुए वर्तमान स्थिति आप क्या देख रहे हैं? सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, एक पोर्टल बकायदा लॉन्च किया गया जिसमें कश्मीरी पंडित चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से हो या दुनिया भर में फैले हों, वो अगर अपनी जमीन के बारे में उसमें जानकारी देते हैं तो 15 दिनों के भीतर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी टीम की ओर से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी जमीन को आइडेंटिफाई किया जाए। उनके पुनर्वास के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कम से कम सरकार की ये जो प्रयास है फारूक साहब, वो सही दिशा में जा रहे हैं? फारूक शाह जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास अभय दुबे जी। और मेरे ख्याल में अभी सरकार को एक बात समझ नहीं आई, जो 1997 में माइग्रेंट लैंड परचेज करने का ऑर्डर निकला, ये बेनिफिट दिया गया एक पर्टिकुलर तबके को, जो बेनिफिशियरी तबका है, जो खून पे पला हुआ तबका है। आप उसको स्क्रैप करें, अगर 370 स्क्रैप हुआ, आप वो माइग्रेंट परचेज करने का वो सारा नल एंड वाइट करार दीजिए, क्योंकि बेनिफिशियरी आधा % है। सारे कश्मीरी मुसलमान ने माली गनीमत नहीं लूटा, बिल्कुल आधे % ने माली गनीमत पंतु का लूटा। उस आधे % को नल एंड वाइट कर लीजिए, कोई कश्मीरी मुसलमान उनके साथ नहीं है। क्या ऐसा करेगी सरकार? संबित पात्रा जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। एक ऑर्डर निकाल लीजिए, नोटिफिकेशन करा लीजिए, जो भी कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी किसी के पास है, इट विल रिमेन विद द कश्मीरी पंडित। और कुछ लोगों के करप्शन को लेकर सरकार ने वहां पर कामकाज भी किया है 1997 में। जो बातें फारूक साहब कह रहे हैं, क्या सरकार उसको लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, सरकार स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से कश्मीर में शांति आए उस दिशा में बढ़ रही है, उसका परिणाम भी अच्छा हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस प्रकार आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, उसका रूपरेखा, उसका लेखा जोखा सरकार ने राज्यसभा में एक उत्तर में रखा भी है।
देखिए, मैं चित्रा जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, सरकार को बहुत कुछ प्रोएक्टिव होकर करना पड़ेगा, कर भी रही है और भी करने की आवश्यकता है। मगर सबसे बड़ी आवश्यकता है, अगर हमें कैंसर से लड़ना है, कैंसर को समाप्त करना है, पहले कैंसर है ये तो मानना पड़ेगा। सबसे दिक्कत आज ये जो लेफ्टिस्ट हैं और तथाकथित लिबरल्स हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कैंसर को बता रहे हैं ये कैंसर नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो विटामिन है। ये कैंसर को कैंसर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मूवी में आपने दिखाया मिस मेनन जो प्रोफेसर थी, वो पता नहीं उस मूवी में नाम शायद केएनयू पेएनयू रखा था, आप भी समझती है उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। उसमें जो हाथ पकड़ करके यासीन मलिक के साथ फोटो दिखता है बाद में, ये हकीकत है। अरुंधति राय जिस प्रकार से हाथ पकड़ करके एक आतंकवादी के साथ वो जो फोटो प्रचलित हुआ, जिस प्रकार से तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको कांग्रेस इत्यादि बहुत महान मानते थे, वो सारे इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। और एक उस दशक में कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रवक्ता होती थी, महिला प्रवक्ता, उन्होंने तो कहा ये जो कश्मीरी पंडित है, इन्होंने नौकरी के ऊपर सब हथिया लिया था। नौकरी, अच्छे नौकरी कश्मीरी पंडित के पास थे, सारी एम्प्लॉयमेंट कश्मीरी पंडित के पास थे। मुसलमान बेचारा बड़ा गरीब था, इसलिए नाराजगी हो गई और मुसलमानों ने कश्मीरियों को, अच्छा ये वो कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं थी, गलती से बोल दिया, वो एक पत्रकार थी, गलती से कांग्रेस प्रवक्ता बोल दिया, तो उन्होंने टीवी में कहा ये बात कि ये सारे जो हिंदू थे, ये हिंदू पढ़े लिखे थे और सारे नौकरी के ऊपर इनका कब्जा था, तो इस कारण से इनको भगाया गया, इसको भी जस्टिफाई किया जा रहा था। ठीक है, अभय दुबे जी इसी से आगे बढ़ते हुए थोड़ा इस डिबेट को आगे लेकर जाते हुए, जगमोहन जो इस वक्त राज्यपाल थे, उनको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन वही जगमोहन थे जिनको खुद इंदिरा गांधी ने भी जम्मू कश्मीर भेजा था और वहां पर राज्यपाल बनाया था। और आप लोग बार बार जिस तारीख का जिक्र कर रहे हैं 19 जनवरी 1990, जिसको पलायन दिवस के रूप में भी, काला दिवस के रूप में कश्मीरी पंडित मनाते हैं, उसी दिन उनको दोबारा से वो जिम्मेदारी देते हुए भेजा गया था। और हम सब जानते हैं कि श्रीनगर उस समय राजधानी नहीं होता है जम्मू कश्मीर का, उस समय जम्मू होता है। इस बात को भी तो स्वीकारेंगे आप लोग। जगमोहन आरएसएस के आदमी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया। सर, इतिहास के कुछ पन्नों को भी तो टटोल कर देखिए कि वो क्या बयान करते हैं। इतिहास के पन्नों को टटोलेंगी ना आप तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती का रक्त रंजित इतिहास ही आपको मिलेगा। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपने कहा कि एक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है कि जो कश्मीरी पंडित उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे तुरंत उनकी प्रॉपर्टी वो लोग मुहैया करा देंगे। ये जवाब है लोकसभा का 9 फरवरी 2022 का। क्या कह रही है सरकार? एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, द लैंड ऑफ 610 एप्लीकेंट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। सिर्फ 610 लोगों की जमीनें इन्होंने चिन्हित की। जितने आरोप संबित पात्रा जी लगा रहे थे, मैं कनेक्शन थोड़ा कमजोर था, सुन नहीं पाया, जहां गिरजा टिक्कू जी का और गंजू जी का जिक्र किया, दर्दनाक कहानी। कहां थे तुम लोग? 84-85 सांसदों के समर्थन से केंद्र की सरकार थी, ये रथ यात्रा निकाल रहे थे, ये अपनी सत्ता की भूख मिटाने की राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। मुझे बताइए, आज जब 6 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिंद्रू जो 90 में भी घाटी छोड़कर नहीं गए मोदी जी, उनकी सरेराह हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 2021 को स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार, आप कह रहे थे आतंकी घटना कम हुई, भाजपा के 10 साल 2020 से लेकर 2000 से लेकर 2020 तक का अगर आप साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पर जाएंगे तो भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1639 आतंकी हमले हुए और कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ 490। भाजपा की सरकार में 38 घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पोर्टल जो लॉन्च किया गया है सरकार की ओर से, ठीक है, उसमें बहुत कम आइडेंटिफाई हो पाई है जमीन, जबकि आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जनता सब समझती है, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा है। इनको यहां टीवी पे और मैं जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कोई भविष्य की खतरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो भविष्य में होगी नहीं। खतरा भविष्य, भाई साहब सुन लीजिए, खतरा भविष्य में, चित्रा जी, खतरा भविष्य में जिहाद के मेंटालिटी का है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कांग्रेस, प्लीज जरा, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा था, बांग्लादेश प्लीज कांग्रेस से हमारी आपके पास, ठीक है। अभय जी जरा शांति, अभय जी रुक जाइए।
कांग्रेस से लड़ाई नहीं है। कांग्रेस तो नेस्तनाबूत हो गई है क्योंकि इसी प्रकार की अपीजमेंट की उनकी पॉलिसीज थी। लड़ाई जिहाद के भावना से है। कोई हर मुसलमान को खराब ब्रश से पेंट नहीं कर रहा। हर मुसलमान कभी जिहादी नहीं हो सकता है। जनरलाइज पेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इस प्रकार की मानसिकता को कई जगहों पर बढ़ावा दिया था, अब भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। बचने की आवश्यकता है इस पिक्चर से। ये पिक्चर नहीं है, ये दर्द है, ये हकीकत है, ये एक मूवी नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा है। जिस प्रकार से जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, वो विश्व को एक दिन के लिए भी भूलने नहीं देते हैं कि उनके साथ हॉलोकास्ट हुआ था, उनके साथ नाजियों ने किस प्रकार का अन्याय किया था। ठीक उसी प्रकार आज मैं सैल्यूट करता हूं कश्मीरी पंडित बंधुओं को कि उन्होंने आज पहली बार हम सब ने मिलकर यह प्रयास किया है कि पहले जागो, देखो क्या हुआ था हमारे साथ, और उसके बाद निर्णय लो। और ये जो विक्टिमहुड होता है ना, बहुत अत्याचार हुआ कुछ मुसलमानों के ऊपर तो उन्होंने बंदूक उठा लिया। मुझे आप बताइए कौन से कश्मीरी पंडित ने 4 लाख बेघर हो गए, कितने महिलाओं को मार दिया गया, बेआबरू हो गई, कौन से कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठा लिया? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। कौन से कश्मीरी पंडित बच्चे ने पत्थर उठा लिया? किसने पत्थरबाजी कर दी? क्यों? जितना अत्याचार कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ है, अपने घर में दर दर की ठोकरें खाना, ये तो आज सब मान रहे हैं। किसी कश्मीरी पंडित तो आतंकवादी नहीं हो गया। कोई कश्मीरी पंडित तो दूसरे लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है ना संबित पात्रा जी, बगल वाले। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है और मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या दूसरे भी दल हो, अभय दुबे जी, कम से कम एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जब हजारों लोगों का दर्द एक जगह पर हो तो कम से कम उस पर देश की एक आवाज होनी चाहिए। और वहां पर भी अगर राजनीति होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं सवाल के साथ आऊंगी अभय दुबे जी आपके पास, लेकिन उसके पहले गुलाम अहमद साहब सीधे आपके पास आते हुए, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अब वक्त आ गया है ना, वो दर्द दुनिया के सामने है, पिक्चर के जरिए ही सही। सरकारों ने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब वो दर्द दुनिया के सामने है। तो क्या ये सही मौका है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाई जाए, और उसके लिए श्रीनगर, कश्मीर कितना तैयार दिखता है? गुलाम साहब। बिल्कुल पंडित उसको बिल्कुल उसी तरह से अपने घरों में बसना चाहिए जैसे वो पहले बचते थे, ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी आप ये कह रहे थे कि कोई पत्रकार ये लिखा कि वहाँ इनको पोस्ट उस पर कब्जा था, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था लोगों के पास, वहाँ मेजोरिटी कमेटी के पास वो नहीं कहते थे, या इसको दरअसल हर एक अपने अपने इनके इशू को, इनके मसले को, केसेस के बेबसी को हर एक अपने अपने अंदाजे से इस्तेमाल करता है। अभी भी आज 25 साल के बाद ये किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उस वक्त हुकूमत में कौन था। वो कहते नहीं, हुकूमत में ये था। इस वक्त ये नहीं बहस की जा रही है, जबकि देश पूरा इसके लिए तैयार है कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाना चाहिए जैसे वो रहते थे। अभी भी ये डिस्कस किया जा रहा है कि भाई उस वक्त कौन था, इस वक्त कौन था, और पिक्चर बनाई जा रही है कि लोगों को दिखाए। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक डिसीजन लेने की जरूरत है जो हुकूमती लेवल पर लेने की जरूरत है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे वहाँ लोग बचेंगे दोबारा। इसको आप एक दूसरे के खिलाफ इनको लेकर टारगेट नहीं कर सकते हो। आप कांग्रेस को टारगेट करेंगे, कांग्रेस आपको टारगेट करेगा, उनके कंधों पर आप अपने लेवल पर करिए, अपनी सियासत करिए, जो भी करना है, लेकिन उनको मोहरा बना के क्यों कर रहे हो? उनको जैसे मैं अभी कह रहा था, कल तक 3 महीने से वो लाख बेचारे वहाँ जागृति में प्रोटेस्ट करते हैं, उनके मसाइल है, कोई नहीं सुनता उनका कोई देखता नहीं है। उनको देखने की जरूरत है। अगर इतना बड़ा मुद्दा है पुनर्वास का, और आप उसको बिजली और पानी तक सीमित करना चाहते हैं कि जम्मू में बिजली पानी क्यों नहीं मिल रही? सर, ये सवाल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन पुनर्वास, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, वहां पर उनके मंदिरों को जिस तरह क्षति पहुंचाई गई, उस मंदिरों का जीर्णोद्धार, उनको जिस तरह से बेघर किया गया, उनकी घर वापसी, उनके आंसुओं को और बहाने की बजाय उनके आंसुओं को पोंछा जाए और उस पर जख्म और नहीं कुरेदा जाए। चित्रा जी, इसकी कोशिश करनी होगी ना गुलाम साहब। चित्रा, मैं वही कह रहा हूँ, भी नहीं करता, बड़ी बात तो है ही नहीं, कोई करता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक को अपनी सियासत
के अंदाजे से देखता है, उनके क्या मसाइल है, उनके क्या मुश्किल है, उनको क्या मुसीबत है, उसको कोई नहीं देखता। सिर्फ ये आदमी इंसान देखता है, पॉलिटिकल लोग देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल फायदा कहां से इससे निकल जाएगा। और आज 25 साल से ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से अभय दुबे जी। कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसमें विपक्ष और सरकार की एक ही आवाज होनी चाहिए। कम से कम दर्द के वक्त हम एक क्यों नहीं हो जाते? हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, उनके मुद्दे पर यह देश एकजुट क्यों नहीं होता? अभय दुबे जी, हम सब एकजुट हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, इनकी संवेदनाओं से पिक्चर बनाने वाले संपत्ति अर्जित कर लेंगे। भाजपा कश्मीरी पंडितों की संवेदनाओं से खेलकर वोट संग्रहित कर लेगी, मगर पंडितों को आप क्या देंगे? आपने बंटवारे पर फिल्म बनाने की बात की, ये चिट्ठी लिखी, प्रेम पत्र पाकिस्तान। वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। आप जो बात आगे कह रहे हैं किसी और दिन के डिबेट में इस बात को शामिल मैं कर लूंगी, लेकिन अपने आप में यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास में जो काला पन्ना इस वक्त दर्ज है कश्मीरी पंडितों के लिहाज से, वो अपने आप में बेहद भयावह है, लेकिन उनकी घर वापसी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और उससे भी बढ़कर उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे क्या होगा कश्मीर फाइल्स पर? आगे क्या विवाद और ज्यादा गहराता हुआ चला जाएगा, या फिर भावनात्मक तौर पर जो स्थिति इस वक्त देश के भीतर देखने को मिल रही है वो और ज्यादा उमड़ेगी? इस पर रहेगी आज तक की नजर।